हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल की आग की। तो इसकी बात अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि सब लोग जान रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, बाकी इधर उधर के न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा। हालांकि इलेक्शन के कारण ये चर्चा थोड़ी दब गई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उत्तराखंड में इतने जंगल में आग लग क्यों रहे हैं, फॉरेस्ट फायर इतना हो क्यों रहा है, और उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या वहाँ पर संज्ञान लिया है। वहाँ पर एक जनहित याचिका दायर हुई थी और उस पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने, जो सरकारी वकील हैं उत्तराखंड के सरकार के, उनको बुलाया और पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, बताओ, जानकारी दो। तो उस पर फिर चर्चा हुई और उस पर फिर उन लोगों को आदेश जारी हुआ है, एक पूरा उन लोगों को डायरेक्टिव दिया गया है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जंगल की आग के कारण क्या है, व्हाट आर द काउजेज। उसके बाद उसके कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि जंगल की आग की रोकथाम की जा सके। तो ये पूरी चर्चा होने वाली है। और यूपीएससी में या तो आप जीएस पेपर 1 में ले लें ज्योग्राफी में, या फिर जीएस पेपर 3 में ले लें जो कि आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। साथ ही साथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो जीएस पेपर 2 है उसमें भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो उसमें भी ये सवाल आ सकता है। तो ये तीनों जीएस पेपर में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। और ऑप्शनल वालों के लिए तो भाई ज्योग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए तो ये है ही है, ठीक है। तो इसलिए इस चर्चा में डिटेल में सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस की जाएगी और आप लोग आखिरी तक बने रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, ठीक है। और अभी प्रीलिम्स होने वाला है, प्रीलिम्स के बाद तो मेंस होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में क्या है, इलेक्शन में धीरे धीरे कोई भी देश की जैसे जैसे प्रगति होती है, जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके हिसाब से उस देश में जो मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे, वो बदलते जाते हैं। जैसे शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता था कि अगर हम लोग 90 के दशक तक बात करें तो मेन मुद्दा होता था रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान में धीरे धीरे सुधार हुआ। तब क्या हुआ कि भाई बेरोजगारी है, गरीबी है, ठीक है, आय में कमी है, विषमता है, ये सब चीजें आई। अभी तक सही वातावरण मिले, सही लिविंग स्टैंडर्ड हो, सही आसपास का व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों पर, फॉरेन पॉलिसी पर, इकोनॉमिक पॉलिसी पर उस हद तक चर्चा नहीं होता। कुछ इलीट ग्रुप करते हैं, लेकिन जो जनमानस में इस चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ तक अभी तक भारतीय राजनीति इतनी परिपक्व नहीं हुई है। या जनता को हम कहें अगर, तो जनता जो है सो भारतीय राजनीति में उस हद तक अभी इन्वॉल्व होना नहीं चालू हुई है कि वो बात करें फॉरेन पॉलिसी की। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचेंगे, चाइना या पाकिस्तान, उससे आगे जाते नहीं। इस बार थोड़ा समुंदर पार करके मालदीव तक पहुँच गए, अदरवाइज वहाँ तक भी कोई जनरली नहीं पहुँचता था, ठीक है। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ इस मुद्दे में ये भी आना चाहिए कि भाई विषमता कितनी पड़ रही है, पर कैपिटा इनकम कितना है, आम आदमी के जेब में कितना पैसा आ रहा है, ये मुद्दा जरूरी होता है। तो उसी में से क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज है, पर्यावरण के मुद्दे हैं। इसको भी पॉलिटिक्स में देखिएगा तो वैसा कोई ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, वैसी कोई तरजीह मिलती नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे बात करना अति आवश्यक है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जो आसपास की जो वातावरण है वो आपको आजीवन प्रभावित करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ों के साथ साथ ये भी है, सब कुछ रहते हुए में भी अगर पर्यावरण सही नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाइएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी सोचना अति आवश्यक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये अभी न्यूज़ में क्यों था, तो बात जैसा हमने बताया कि PIL एक दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हियरिंग की, चर्चा हुई,
तो उत्तराखंड सरकार के जो वकील थे वो भी आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी समर में, लेट समर में बारिश हो गई है, क्लाउड सीडिंग भी किए थे, अभी थोड़ा बहुत जो है सो हम लोग काम चला लिए हैं। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया कि भैया प्रिवेंटिव मेजर करो, क्यूरेटिव मेजर नहीं, यानी कि उस चीज की रोकथाम के लिए कोशिश कीजिए। हो जाने के बाद उसके इलाज के प्रयास से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नुकसान तो हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, बचाओ, जितना बच सकता है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो चीज हो ही नहीं, उसका प्रयास करना है। उन्होंने सीधे क्या कहा कि अपनी उम्मीदों को इस चीज पर आप केंद्रित न रखें कि टेम्पोररी सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, भगवान भरोसे, गॉड्स रेन। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, भगवान गॉड्स रेन, भगवान भरोसे, बारिश हो गई तो आग बुझ गई, इससे काम नहीं चलेगा। या फिर क्लाउड सीडिंग कर दिए तो, क्योंकि क्लाउड सीडिंग किए, लेट समर का सीजन था, अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट था एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, उसके कारण क्या हुआ, क्लाउड सीडिंग के कारण वहां पर अल्मोड़ा और बागेश्वर में अच्छा खासा बाढ़ आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। जैसे अभी हम लोग दुबई का भी देखे थे ना, क्या हाल था दुबई का, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है भाई, वो भी क्लाउड सीडिंग का ही कारण था। वैसा ही कुछ इधर भी हो गया, ठीक है। तो अगर ज्यादा बारिश हो जाए उससे भी पर्यावरण को नुकसान है, उससे भी जैव विविधता को नुकसान है, जंगल को नुकसान है, भूस्खलन होगा, वहां पर जमीन में इरोजन होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा, बहुत सारे इश्यूज उसके साथ भी रिलेटेड हैं क्लाउड बर्स्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा। तो ये चीजें, इसीलिए क्या है कि आप नेचुरल प्रोसेस से प्रिवेंटिव मेजर लेके, प्रिकॉशनरी मेजर लेके उस चीज को कम करें, वो ज्यादा बेहतर है, ना कि आप भगवान भरोसे पानी पे लगे रहे और कुछ ज्यादा हुआ तो क्लाउड सीडिंग कर दे, उससे भी तो नुकसान ही है ना। तो उत्तराखंड का जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, वो सीधी सी बात है कि पहला सिग्निफिकेंट स्पेल अभी समर का हुआ है, इसके कारण तो ये आग रुक गई। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा था कि फायर फाइटर्स लगे पड़े थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश हो रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो है सो आग फैल चुका था। लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार के जो वकील कहते क्या कि सर 0.1% ही जो है, इतना में ही आग का ये था, प्रकोप था, और इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। भाई कैसे नहीं नुकसान हुआ है, 0.1% मायने नहीं रखता है क्या? तो कहने को तो खैर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ड्राई स्पेल था, जो शुष्क वातावरण था, वो तो ठीक हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो वाइल्ड फायर था, जो जंगल की आग थी, उसमें थोड़ी सी कमी आई। लेकिन फिर भी तब तक हजारों हेक्टेयर का जो जमीन था ऑलरेडी जल भी चुका था, और इससे रिलीफ मिलने के बाद भी जो नुकसान है उसका स्तर बहुत ज्यादा है। बात करेंगे, 5 तो लोग मर गए इससे, ठीक है, 5 तो आदमी मर गए इस जंगल की आग से। कितनों के घर जल गए होंगे, कितनों प्रॉपर्टी जल गई होगी, कितनों खेत जल गए होंगे। तो ये सब चीजें नुकसान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि भैया इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन खोज के निकालो, प्रिवेंटिव मेजर्स लो, प्रिकॉशनरी मेजर्स लो। ये नहीं कि हर साल आग लग गया, भगवान बारिश करा दीजिए, पानी गिरेगा, आग बुझ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सीधा यही कहना है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये धीरे धीरे मुद्दा जो है सो बढ़ता गया है, इसका इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है उत्तराखंड में फायर की, तो फॉरेस्ट फायर जो है उत्तराखंड में पिछले दशक में अगर देखें तो कुछ इसका जो प्रकोप है बढ़ता ही गया है। इसका प्रकोप का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहला भीषणाग ऐसे ही लगा था 2016 में, उस साल भी ये बहुत न्यूज में था, उस साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था इससे। तो इसमें क्या है, मई 2016 में ये आग लगी थी, और ये सबसे खतरनाक, सबसे डिवास्टेटिंग था उत्तराखंड के इतिहास में। उस साल तो मतलब कि लंबा चौड़ा एरिया जल गया था, ठीक है, और इसमें लंबा चौड़ा जो फॉरेस्ट कवर था वो जल के राख हो गया। प्रोटेक्टेड एरियाज और ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि जो नेशनल पार्क का एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, वो सब भी जल गए। साथ ही साथ क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट, आदमी के जनजीवन के रहने की जगह पर उधर तक आग पहुंच गई, वहां पर भी वो डैमेज हुआ बहुत। और इसमें सीधी सी बात क्या है कि इस साल पता चला
सरकार को, आम जनता को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको कह लीजिए, सबको 2016 में पता चला कि भैया हमने जो व्यवस्था कर रखी है वो पर्याप्त नहीं है जंगल की आग से लड़ने के लिए। न उतने आदमी हैं, न उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उतना मशीन और इक्विपमेंट है, न उतनी ट्रेनिंग है कि इसको कैसे हैंडल किया जा सके। इस बार भी देखिए ना कि पानी का वो आग बुझाने के लिए एयरफोर्स को बुलाना पड़ गया। ऐसा तो नहीं था कि फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड का था वही संभाल ले मुद्दा। इस बार भी क्या हुआ, एयरफोर्स को बुलाना पड़ गया। तो ये चीज उसी समय से प्रकट हो चुकी है कि इनएडिक्वेट है सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। और जब नहीं, लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया जाता तभी सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता पड़ती है कि ना अब इन लोग को समझाना पड़ेगा, ऐसे इन लोग नहीं मानेगा। ठीक है। दूसरा फिर ऐसा ही कांड कब हुआ, 2020 में कोरोना काल में फिर से ऐसे ही हुआ। और यहां पर ये चीज बढ़ क्यों रही है धीरे धीरे, देखिए सबसे पहले क्या है, पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो नमी उपलब्ध रहती थी हवा में परसेंटेज, ठीक है, वो जो नमी है, आर्द्रता है, वो धीरे धीरे हिमालय के क्षेत्र में कम होते जा रही है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, आर्द्रता कम होते जा रही है, ग्लेशियर भी पिघल के धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। तो उसके कारण वहाँ पर आग लगने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो जो पर्यावरण में परिवर्तन है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, हर चीज़ का एक्सट्रीम एकदम प्रकाष्ठा पे पहुंच रही है। उसके कारण भी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि भाई अब इसको कैसे संभाला जाए। तो सीधी सी बात है कि क्लाइमेट चेंज के लिए तो विश्व स्तर पे काम करना पड़ेगा, कर भी रहे हैं लोग, बात काम तो कितना कर रहे हैं सबको पता है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं बायोमास के, यानी कि जो पेड़ों की पत्तियां टूट टूट के गिरती हैं, ठीक है, वो नीचे जमीन पर सूख के और उसी तरह से एक चादर की तरह फैली रहती है। पाइन ट्री जो होता है वहाँ पर, उसके जो पत्तियां हैं, उसके जो नीडल्स और ये सब हैं, वो ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं और सूखे पत्ते तो वैसे ही ज्वलनशील होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, उसमें जैसे ही थोड़ा सा भी आग पकड़ेगा ना, बहुत तेजी से फैलेगा। कभी उसका ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं वीडियो मिले तो, नहीं होगा तो एक आध मैं ही डाल दूंगा। तो वो जो होता है उसमें तेजी से आग फैलती है और तेजी से जंगल की आग एकदम पूरा फैल जाती है। प्लस क्या हुआ, जो कि उत्तराखंड सरकार के वकील ने भी कहा कि सर इधर तो पहले देवदार और ये सब चीज़ों के पेड़ ज़्यादा होते थे, अंग्रेजों ने लगा दिए, पाइन के ट्री लगा के चले गए, ताकि उससे लकड़ी, तारपीन और ये बाकी की चीज़ें जो हैं, तारपीन का तेल जो पेंट वेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो उसी से आता है। तो वो सब चीज़ लगा दी अपने फ़ायदे के लिए। रेलवे पटरियाँ बिछाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, वुड पल्प की ज़रूरत थी, पेपर इंडस्ट्री के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये पाइन ट्री ये लोग लगाए और ये है ज़्यादा ज्वलनशील, उसके चलते आग लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो कहा अब अंग्रेज को बुला के पूछें, ठीक है। तो ये दिक्कत हो गई। तो बोले कि अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बाकी चीज़ों में यहाँ की सरकार अभी भी उससे काम ले रही है, फ़ायदा हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि काट के हटा के और फिर से जो पहले जंगल थे वो लगाएंगे, वो तो संभव है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी यहाँ पर पेड़ों के से गिरे हुए पत्ते वगैरह, टहनियाँ वगैरह जो भी है, जो ज्वलनशील है, उनका सही से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये एक बड़ा बहुत मुद्दा है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो अर्जेंट जरूरी है, सबसे बड़ी चीज की जरूरत क्या है कि कंप्रीहेंसिव अप्रोच लेना पड़ेगा फॉरेस्ट फायर का, ताकि प्रिवेंशन किया जाए, उसको पहले ही रोका जा सके। और इस चीज पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर है वो बढ़ता है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि कारण क्या क्या है जंगल में आग फैलने के, जंगल में आग लगने के काउजेस क्या क्या है। ठीक है, एकदम देखिए हेडिंग वाइज, और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। आप लोग अगर आंसर शीट में लिखते हैं तो इसको पूरा इलेबोरेट करके बढ़िया से विस्तृत रूप से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, वही पर्यावरण परिवर्तन है। पर्यावरण परिवर्तन के कारण उधर
तापमान भी बढ़ रहा है। औसत तापमान बढ़ने के कारण जो गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है, गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी होने के कारण वहाँ पर जो सूखे पत्ते वगैरह अवेलेबल है, प्लस क्या है कि तारपीन का तेल का जो कंटेंट है पाइन ट्री में ज़्यादा है, उसके नीडल्स और ये सब चीज़ों में, टहनियों वगैरह में ज़्यादा है, तो वो जलने की उसकी संभावना वैसे ही बढ़ जाती है, तो ये दिक्कत होती है। उसके बाद लंबे समय तक अगर हम लोग बात करें तो ठंडी के मौसम से, कोल्ड सीजन से क्या होता है, कोल्ड सीजन से ऑलरेडी जो है सो ये यहाँ पे कोल्ड सीजन से, ठंडी के वेदर समय से, सर्दियों के मौसम से ऑलरेडी जो है सो धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट कम होना चालू हो जाता है। और मार्च अप्रैल आते आते क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट, आर्द्रता तो कम हो गई, साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ तापमान भी बढ़ने लगा। क्या होने लगा, तापमान बढ़ने लगा। लॉन्ग ड्राई स्पेल प्लस यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा तो आग लगने की संभावना बढ़ी जाएगी। उसके बाद क्या है कि आग के समय, इस समय जब ये ड्राई स्पेल चलते रहता है, उस समय जो हवा की गति रहती है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, हाई विंड स्पीड रहता है। उसके कारण क्या होता है कि ये हाई विंड स्पीड के कारण कहीं पे थोड़ा सा भी आग लगा, बाकी सूखा पत्ता है, तारपीन का तेल है, सूखी टहनियाँ हैं, पाइन ट्री में ऐसे ही ज़्यादा तारपीन का तेल रहता है, हवा चली तो उसका फैलाव भी बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से ये आग फैलती है और उसके कारण बड़े से क्षेत्र में ये आग फैल जाता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना आवश्यक है कि ये ना हो। तो उसके लिए क्या है कि अब हवा की गति को तो कोई रोक नहीं सकता है, तो उसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर लीजिए, ठीक है। पाइन ट्री का तो हर जगह पे नाम आएगा क्योंकि सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है। उसमें क्या क्या तेल का, तरपीन तेल का ज़्यादा मात्रा होता है, उसके नीडल्स जल्दी जलते हैं, ये सब चीज़ें डाल देना है। उसके बाद उसी के जो लीव्स और पाइन ट्री के नीडल्स है, ये क्या होता है, पतझड़ के मौसम में गिरते हैं, सूखते हैं तो पूरा नीचे ज़मीन पर चादर बिछा रहता है, ढेर लगा रहता है, और उसमें अगर आग पकड़ा तो तेजी से आगे बढ़ेगा एकदम, कोई नहीं रोक सकता है उसको, ठीक है। उसके बाद तारपीन का तेल का जो कंटेंट है वो हो गया। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग द लीव्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं तो जंगल में क्या होता है कि वो बिछ जाते हैं, तो घास तो वैसे ही गर्मी के सीजन में सूख जाती है, तो लोग जो हैं, जो चरवाहे वगैरह हैं, वो उन पत्तों में आग लगा देते हैं। आग किस लिए लगाते हैं कि ये जब पत्ते जल के ख़त्म हो जाएंगे तो जैसे ही बारिश होगी तो तुरंत यहाँ पर घास उगेगी, जल्दी उगेगी, तो हमें गाय भैंस वगैरह लाइव स्टॉक अपना चराने में, चारागाह के इस्तेमाल करने में आसानी होगी, क्योंकि घास की उपलब्धता तुरंत हो जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिस है इनका कि जो सूखे पत्ते वगैरह जो ज़मीन पर पड़े रहते हैं उनमें आग लगा देते हैं ताकि वो घास जल्दी उगे जैसे ही बारिश हो, इसके कारण भी जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। इस पर भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्या है, टूरिज्म एंड कैंपिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है सो उत्तराखंड ऐसे ही जानते हैं कि घूमने लायक जगह है, सब लोगों की इच्छा होती है कि औली जाए, जोशीमठ जाए, अल्मोड़ा जाए, नैनीताल जाए, इधर उधर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, रात में बॉनफायर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, खूंटा डंटा गाड़ते हैं, और वो आग ढंग से बुझाते नहीं हैं, छोड़ के वैसे ही चले जाते हैं, या किसी कारणवश फैल गई तो वो जंगल की आग के रूप में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और ज़्यादातर लोग इधर घूमने गर्मियों के मौसम में ही जाते हैं, क्योंकि इधर की गर्मी से वहाँ पर बहुत अच्छा फिर भी मौसम रहता है। हम लोग कह रहे हैं टेम्परेचर राइज, ठीक है, लेकिन फिर भी इधर से बहुत अच्छा मौसम उधर का रहता है। उसके बाद क्या है, जो लकड़ी के माफिया हैं, ठीक है, लकड़ी के माफिया हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के वो लोग भी बहुत बार आग लगा देते हैं। लकड़ी चोरी किए, चोरी करने के बाद पकड़े जाने के डर से थोड़ा सा में सोचे कि इतना ही समय आग लगाएंगे और वो जल जाएगा, अब बोल देंगे नहीं तो जल गया, हम तो काटे नहीं थे, ठीक है। तो जिनके पास ठेका रहता है ना लकड़ी काटने का, वही लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि भाई 2 हेक्टेयर का मिला था, 4-5 हेक्टेयर काट दिया, उसके बाद आग लगा दिए, बाकी में थोड़ा सा जला के सोचे कि और दिखा देंगे कि ये जल गया, लेकिन वो जिस कंट्रोल से बाहर गया तो फैल गया तो भैया देखते रहो। तो वो चीज़ें भी होती है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
अब बात करते हैं कि जो हमारी किताबें हैं, ये किताबें आप लोगों को यूपीएससी या जेपीएससी के तैयारी में बहुत ही मददगार होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। ये सारी किताबें अमेजोन पर उपलब्ध हैं। अमेजोन पर जाएंगे, सीधा कंप्यूटरोलॉजी बुक्स टाइप करेंगे, आपको सारी किताबें मिल जाएंगी यूपीएससी की जो टोटल किताबें हैं। और अच्छा खासा डिस्काउंट अभी हमारा लॉन्च ऑफर का चल रहा है, तो ये किताबें आप वहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी जेपीएससी की किताबें आपको मिल जाएंगी जो कि कहीं उपलब्ध नहीं है। सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, डिटेल्ड में है और एकदम सिलेबस के हिसाब से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस जानकारी के बाद कि फॉरेस्ट फायर से, जंगल की आग से नुकसान क्या होता है है ना। तो ये नुकसान सबसे पहले लॉस ऑफ वेजिटेशन, जंगल में आग लगी, जंगल जल गया तो सबसे पहले तो वेजिटेशन का ही नुकसान है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा हरियाली रहता है, ग्रीनरी रहता है, वो खत्म हो जाता है, वेजिटेशन का नुकसान होता है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जल जाते हैं जो कि शायद उधर ही पाए जाते हैं और जलने के बाद फिर उनका हो सकता है कि फिर से ग्रोथ ना हो सके, वो फिर से उग ना सके और उसके कारण क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, कुछ स्पीसीज हो सकता है कि फिर मिले ही ना। और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस सिर्फ पेड़ पौधों में ही नहीं, जानवरों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। बहुत सारे एनिमल्स भी जल जाते हैं इस जंगल की आग में। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग नहीं जलेंगे, उनको छट छट के छोड़ देगा। बहुत सारे जब यहाँ 5 गो आदमी मर गया तो जंगल के जानवर का क्या ही है कि नहीं। तो जंगल की आग से बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, चाहे फ्लोरा हो, फाउना हो, यानी कि चाहे पेड़ पौधे हो या जानवर हो, ठीक है। लॉस ऑफ लाइफ, जैसा कि बार बार बता रहे हैं, 5 आदमी मर गए, ये तो कम मरे हैं। बहुत सारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नहीं भागने का सही मौका मिले तो भाई ज़्यादा भी मर जाते हैं। प्रॉपर्टी का नुकसान है, किसी की खड़ी खेती जल गई, किसी का बगीचा जल गया, किसी का घर जल गया। अब जो लोग जले हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर घूमने गए थे या वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, भाई घर होगा उनका, घर का सामान बचाने के चक्कर में या किसी चक्कर में या मोह बस नहीं निकले वहाँ से, तो प्रॉपर्टी जली, साथ में वो भी जल गए। प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, जो लोग प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं उनका सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिटोरियोरेशन होगा, यानी कि आपको एक तो पहले क्या हुआ कि हरा भरा जंगल जल गया, उतना ग्रीनरी चल गया, उसका तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख रहा था वो नुकसान हुआ सो हुआ, प्लस वो जला और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा सो अलग। तो उसके कारण क्या होगा कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस जब आग जलेगी तो राख उड़ेगा, पार्टिकुलेट मैटर उड़ेंगे, डस्ट उड़ेगा, कार्बन सूट उड़ेगा, वो सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में ऐड होगी, तो आसपास का जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो पूरा गड़बड़ हो जाने वाला है। ये नुकसान है। डिसरप्शन इन लोकल इकोनॉमी, अब जब जंगल की आग होगी, लगेगी, तो बहुत लोगों का प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, बहुत लोगों का कामकाज चला जाएगा। गवर्नमेंट के पास फिर उतना ये रिसोर्सेज नहीं रहेगा, क्योंकि उनका सारा रिसोर्सेज क्या खर्चा हो जाएगा किस चीज़ में, फायर फाइटिंग में। तो सरकार का जो रिसोर्सेज है वो फायर फाइटिंग में खर्चा हो जाएगा और रिलीफ वर्क में सरकार भी नहीं ध्यान दे पाएगी कि हाँ भाई हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इन सब चीज़ों में ध्यान देना है। और इसके कारण क्या होगा कि बहुत लोगों का लाइवलीहुड, बहुत लोगों का आर्थिक नुकसान होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भाई तुम लोग जो है सो ध्यान दो इस पे, तो इससे फायदा क्या होगा। इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि ओनस ऑन द गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कोई नजरअंदाज कर दे, किसी में दम नहीं है। ऑर्डर मिला है, काम करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट कैसे सबमिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक रिपोजिटरी बनाना है बायो इंडिकेटर्स का, यानी कि उसमें कितना तरह का पेड़ था, कितना पेड़ था, गिनती कितनी थी, एनिमल कितने तरह के थे, कौन कौन से स्पीसीज थे, कितनी गिनती थी, क्या थी, पूरा इसका रिपोजिटरी बनाइए, इसका डाटा रखिए, ताकि हम ये इवेलुएट कर सके कि अगर कभी आग लगी तो कि नुकसान कितना हुआ। पहले का डाटा और बाद का डाटा मैच कर लेंगे, फिर बताएंगे कि आप गड़बड़ का किए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सरकार को अब एकदम प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा फटाफट, हाँ भाई काम करना है, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा।
और इससे क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी, सरकार की अब अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, जवाबदेही तय होगी कि हाँ क्या किए नहीं किए सब कुछ बताओ हमको इज्जत से, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा है, किसको डर नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। तो अब बात करें कि यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगे तो एक सेट टेम्परेचर के बाद पुराने डेटा को निकाल के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में कितना लोकल टेम्परेचर जा रहा है, कितना तापमान जा रहा है, उसके हिसाब से आग लगने की संभावना कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, वो चीज़ें पता करके, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत सारे क्षेत्रों में मैसेज भेजता भी है लोकल लोगों को अपने, मतलब उनके क्षेत्र में जो भी है, क्योंकि आईएमडी का अलग अलग जगह पे ऑफिस है, सेंटर है, तो वो अपने लोकेलिटी में स्टडी करते रहते हैं जो उनके जुरिस्डिक्शन में है, और वहाँ पर तापमान के हिसाब से वो क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं लोकल लोगों को कि इस क्षेत्र में जंगल की आग लगने की संभावना है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को और बेहतर और रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आम जनजीवन के लोगों के भी समर्थन का, उनके भी इन्वॉल्वमेंट का, उनके भी पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है, क्योंकि जंगल की आग अगर लगती है सबको नुकसान है। तो उनको अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर कॉन्फिडेंस में रखेंगे, उनको बताएंगे कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं नहीं लगने से, क्या क्या नुकसान है लगने से आग, क्या आपको तकलीफ़ें होती है, क्या इन्वायरमेंट को, क्या आपके आगे के जनरेशन को, सब कुछ बताएंगे तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। तो कहीं पर अगर छोटी सी भी आग लगे और आपको सिर्फ जानकारी मिल जाए प्रशासन को तुरंत कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आग लगा है, लोकल लोग फ़ोन करके बता दिए और खुद शुरू में प्रयास में भी लग गए, अगर अपने से बुझा लिए ठीक, नहीं तब तक तो अथॉरिटी आई जाएगी, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट आई जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी आग के फैलने की संभावना कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना बहुत ज़रूरी है ना। तो प्रॉपर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, जो भी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। भले ये सालाना इसमें एक बार एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन आप सालाना एफर्ट की जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ही दे दीजिए ना कि हाँ भाई जंगल की आग का भी जो ये है इसका क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिटेल में बताइए, हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से इस पर तय तमन्ना करते हैं क्या किया जा सकता है, तो वो भी ज़्यादा बेहतर है ना। उसके बाद क्या है, पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि यहाँ पर जंगल की आग को जो है सो रोका जा सके, ठीक है, पॉलिसी इंटरवेंशन, है ना। तो इस चीज़ क्यों हो रहा है भाई ऐसा, ठीक है, तो ये पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाने होंगे सरकार को कि किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है। अगर कोई पकड़ा जाता है कि जिसके कारण फायर फाइटिंग वाला को दिक्कत हुई या जंगल की आग फैली या वहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करनी है, किसको कितना मतलब जुर्माना लगेगा, ये सारी चीज़ों का पॉलिसी इंटरवेंशन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन करना ज़रूरी है कि भाई आप जो पेड़ों को अगर आग मतलब बचाना है तो किस तरह से वहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, किस तरह से वहाँ पर जो डिस्कार्डेड लीफ मटेरियल हैं, जो सूखे पत्ते वगैरह हैं, उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे मेंटेन करना है ताकि वहाँ पर फॉरेस्ट फायर फैले नहीं। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हो रहा है ना कि ग्रिड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल का क्षेत्र है, उसको बीच बीच में उसके रोड वगैरह बना देते हैं, कच्चा रोड, ताकि उसके एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में थोड़ा गैप हो जाए। तो मान लीजिए इस ब्लॉक में अगर आग लगी तो इसको इधर 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 किधर भी फैलने में आसानी ना हो, ये आसानी से बाकी के तरफ फैले नहीं। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक ब्लॉक में आग लगा तब तक फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट ने सारा इनिशिएटिव लिया और उसको बुझा दिया, ठीक है। तो इस तरह के और से भी रिसर्च और जो इंटरवेंशन है वो चीज़ें करनी पड़ेगी। प्लस क्या है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल लॉज हैं जिससे कि फॉरेस्ट एक्ट हो गया
और बहुत सारे, जिससे कि फॉरेस्ट फायर को और इसके डिजास्टर को आसानी से, या इसमें कोई वैसा कांड होता है कि कोई आदमी पकड़ा गया कि इसके कारण लगा, तो उन सब पे अगर प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो, जैसे वुड माफिया ही है, उन लोगों पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये फॉरेस्ट फायर वैसे ही कम किया जा सकता है ना। उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो इसमें तो बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी कि किस तरह से इन लोगों को पार्टिसिपेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारा कुछ जो है सो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि आपका सैटेलाइट सिस्टम हो गया, उसके इस्तेमाल से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको डेवलप करना है, उसका स्प्रेड इंफॉर्मेशन का, बाकी चीज़ों का, टेम्परेचर का प्रॉपर मैनेजमेंट, ह्यूमिडिटी लेवल कितना चल रहा है, कितना ह्यूमिडिटी, कितना टेम्परेचर लेवल पे, कितना विंड स्पीड पे, कितना फॉरेस्ट फायर फैलने का, डिजास्टर होने का चांसेस है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है सरकारी विभाग में, क्या है, एक विभाग से दूसरे विभाग का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, होम मिनिस्ट्री, जो भी, उन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो कि फॉरेस्ट फायर या ऐसा कुछ भी होता है तो प्रॉपर सब लोग साथ में मिलकर इनिशिएटिव लें कि इसको हमको रोकना कैसे, इसका हमको इम्पैक्ट कम करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या हो गया, सबसे पहले तो हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यहाँ पर ये एक लैंडमार्क इंटरवेंशन है, एक मील का पत्थर साबित होगा कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो सरकार है उनको क्या क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्योंकि इसका तो प्रॉपर ये अकाउंटेबिलिटी सेट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। तो अब इस पे प्रॉपर काम होगा, प्रॉपर रिसर्च होगा, बाकी चीज़ें होंगी, तो इससे क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स इशू को एड्रेस करने का एक प्रॉपर तरीका, फॉरेस्ट फायर को एड्रेस करने का तरीका डेवलप होगा। ठीक है, और इसमें एक और क्या चीज़ हो रहा है, एक युग परिवर्तन दिख रहा है, पैराडिम शिफ्ट दिख रहा है। ठीक है, ताकि जो भी बर्निंग इश्यूज है, जो भी बर्निंग इश्यूज मतलब जंगल क्या बर्निंग मतलब मुख्य मुद्दे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को एकदम त्वरित कार्रवाई करना है, सबकी उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए उस अप्रोच में। ये सारी चीज़ों पे जो है सो कैसे काम करना है, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड फायर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप, इन सब चीज़ों पे कैसे ध्यान देना है, इसमें एक युग परिवर्तन आएगा। अब इस पे प्रॉपर काम होगा, इस पे अगर प्रॉपर ध्यान दिया गया तो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये एक क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट सेट कर रहा है फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म। वैसे भी आप लोगों को बाद में एक बार हम बताएंगे, मतलब इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, और इन सब चीज़ों पे एक चर्चा करेंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि जो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को, लेकिन क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये लोग प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, इसमें हमको कुछ करना पड़ेगा, तो एक्टिवली वो उसमें फिर कोई ऑर्डर पास करते हैं उस मुद्दे पे, तो उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। सिंपल वर्ड में अभी बता दे रहे हैं, डिटेल में इसमें बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म से ये पता चल रहा है कि हम लोगों को इन्वायरमेंटल जस्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल जस्टिस लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जुडिशियरी का जो एक रोल है, आखिर आप देख लेंगे तो एनजीटी क्या है, एनजीटी तो सीधा इन्वायरमेंट से रिलेटेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और है क्या, एक जुडिशियल एक्शन ही है उनका। ठीक है, काम तो उनका जुडिशियरी का ही है, बस क्या है कि सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस देखने। तो वही एक पिवोटल चीज यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में अपना एक्शन दिखाया है, एक्टिविज्म दिखाया है, ताकि सेफगार्ड किया जा सके किस चीज को, नेचुरल हेरिटेज को। जो भी जंगल है, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, क्या है, हमारा नेचुरल हेरिटेज है, तो उसको सेव किया जा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी उसका फायदा, उसका प्रॉफिट सब कुछ मिल सके, जानकारी मिल सके। हाँ भाई ऐसा कुछ था, नहीं तो खड़ा होकर ऐसे बोलेंगे डायनासोर जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना, कंकाल मिलता है, वैसे ही कभी हो सकता है कि अगर ध्यान न दिया जाए, अगर ध्यान न दिया जाए
तो बहुत सारे जानवर के बारे में से बोलेंगे कि अच्छा ये हुआ करता था, इसका कंकाल देखो यहाँ। तो वो नौबत ना आए उसके लिए जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। बेल आइकन दबा के ऑल कर दें, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और कोर्सेज के लिए, बुक ऑर्डर करने के लिए, फ्री करंट रिसोर्सेज के लिए, करंट अफेयर्स मैगजीन्स के लिए, बहुत सारे और रिसोर्सेज के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट वही सेम है www.computology.com। और हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगले चर्चा में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।